नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र के बालारिष्ट योगों की चर्चा करेंगे। बालारिष्ट योग, बालारिष्ट योगों से आपको समझ में आता होगा, इसके शब्द से ही बाल और अरिष्ट इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना हुआ है। बालारिष्ट को समझने के लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि ये किस कालखंड में लिखे गए थे। तो यह उस कालखंड में लिखे गए थे जिस समय इस तरह की आज के जैसे मेडिकल साइंस नहीं थी, और जब ये बालारिष्ट योग लिखे गए उस कालखंड में जिस तरीके से दिखते थे वो कालखंड और आज का कालखंड अलग है, मगर फिर भी कई बार यह बालारिष्ट योग बिल्कुल स्पष्ट वैसे ही परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं। जब आप बालारिष्ट योगों को देखेंगे तो इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनकी ही बार बार चर्चा होगी, जैसे कि चंद्रमा की चर्चा होगी, लग्न की चर्चा होगी, छठे, आठवें और 12वें भाव की चर्चा होगी, संधि की चर्चा होगी, क्षीण चंद्रमा की चर्चा होगी, पाप ग्रह और शुभ ग्रह की चर्चा होगी, और इन्हीं से संबंधित जितने भी कॉम्बिनेशन योग बन सकते हैं उनको ही बताने का प्रयास इस बालारिष्ट अध्याय में किया गया है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में बालारिष्ट अध्याय के बारे में जो सबसे पहली बात लिखी गई है, जिसको आप अध्याय 10 में आप पा सकते हैं कि बालारिष्ट योगों के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति की 24 साल की आयु तक, यानी जब वो बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर के 24 साल की आयु तक यह बालारिष्ट योगों को पहले देखिए। यानी कि आपके पास कोई भी व्यक्ति यदि 24 साल से कम उम्र का आ गया है और आप उसकी कुंडली देखना चाहते हैं तो पहले बालारिष्ट योगों को समझ लीजिए, कहीं कोई बालारिष्ट योग तो नहीं है। और यह बालारिष्ट योग ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया तो आप उसको तुरंत फलित कर दीजिए, नहीं, इसमें बहुत विवेक की आवश्यकता है। कई जगह से चीज़ें देखनी पड़ती है, माता पिता की भी कुंडली देखनी पड़ती है, जैसे कि उनके 5वें भाव में उनके संतान के लिए क्या चीज़ें दिख रही हैं, इसके साथ साथ भाई बहनों की कुंडली से क्या दिख रहा है। इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण की बात यह है कि ये बालारिष्ट योग भंग भी होते हैं। मतलब बालारिष्ट योग तो बना, कोई बात तो हुई जिसकी वजह से बच्चे को स्वास्थ्य का संकट आएगा, मगर वह योग भंग भी हो रहे हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से यह योग होते हैं, बनते हैं, उसके बाद इनके भंग होने को भी अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। जब आप इन बालारिष्ट योगों के भंग होने का नियम पूरी तरह से पढ़ लेंगे तब आप समझिए कि आप बालारिष्ट योगों को पहचानने में पारंगत हो गए। तो आज का जो ये वीडियो है सिर्फ पर्टिकुलर एक सेक्शन पे हम बात करेंगे और कुछ नियमों की बात करेंगे जो कि बालारिष्ट से संबंधित है, और बृहत पराशर होरा शास्त्र के नियमों को ही देखते हुए हमने ये बालारिष्ट का वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आप सभी लोग जब यह वीडियो देखेंगे तो आपको बालारिष्ट योगों का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालारिष्ट योग में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हो रहा है वह लग्न का, चंद्र का, और लग्न और चंद्र के ऊपर पाप ग्रहों के प्रभाव का और शुभ ग्रहों के प्रभाव का ही प्रभाव दिख रहा है। इसके साथ साथ छठा, 8वां और 12वें भाव का बहुत ज़्यादा प्रयोग दिखेगा। यदा कदा कुछ अन्य भाव भी आ रहे हैं, कुछ अन्य ग्रह भी आ रहे हैं। तो मैं एक बार आपको एक एक बालारिष्ट योग का बात आपसे करूंगा। तो देखिए, बालारिष्ट योग में हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई 24 साल से कम उम्र का व्यक्ति है तो उसके लिए बालारिष्ट योग देखिए, और 24 साल से अधिक यदि हो गया है उसकी उम्र तो फिर उसके लिए आयु के विभिन्न नियम जो हैं, जो ज्योतिष में जिसकी परिचर्चा हम लोग आगे कभी करेंगे, उनको लगाया जाता है। तो पहला नियम जो इसमें आता है बृहत पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से, वो ये आता है कि लग्न से किसी की भी कुंडली आपने बनाई, बच्चे की कुंडली आपने बनाई, तो आप ये देखिए कि लग्न से छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट बैठा है, तो यह एक प्रकार का बालारिष्ट योग हो गया। यानी कि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो और उस चंद्रमा को कोई पाप ग्रह देख रहा है, याद रखिए पाप ग्रह देखना चाहिए, और इसके साथ साथ यह भी देखिए कि कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो। ठीक, दृष्टि कौन सी लगेगी?
तो देखिए, एक तो ग्रहों की अपनी दृष्टि है, इसके अलावा राशि दृष्टि भी यहाँ पे आवश्यक है। आप इसको राशि दृष्टि से भी देखिए, राशि दृष्टि और ग्रहों की दृष्टि दोनों प्रयुक्त करिए, तब आपको समझ में आएगा। तो सिंपल सा नियम है, चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो और इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, एक ग्रह की नहीं है, कई ग्रहों की जब दृष्टि पड़ेगी तब माना जाएगा, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो आप इसे एक बहुत मजबूत बालारिष्ट योग मान सकते हैं। और इसमें एक संभावना बनती है कि बच्चे को स्वास्थ्य का संकट आ सकता है। ठीक, जो भी बालारिष्ट योग है उनको आप स्वास्थ्य के संकट तक ही देखिए, स्वास्थ्य के संकट के आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, उसे यही समझिए कि स्वास्थ्य का संकट है। ठीक है, स्वास्थ्य के संकट के बाद फिर उस बच्चे के अपने पुण्य कर्म होंगे, उसके माता पिता के अपने पुण्य कर्म होंगे, उसके भाई बहन के पुण्य कर्म होंगे, तो वह सरवाइव करेगा ऐसा। मगर विशेष रूप से जो पुस्तक कह रही है और उसका जो सेंस है वह बालारिष्ट योग के लिए वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर अरिष्ट है, यहाँ पर अगर छठे भाव में आपको चंद्रमा बैठा हो, उसमें पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो वो बच्चे का स्वास्थ्य को तुरंत परेशान कर रहा है, और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो कहते हैं कि भाई वो 8 साल के बाद उसको स्वास्थ्य का संकट आ सकता है। मतलब वो 8 साल तक तो बोलते हैं ठीक रहेगा, 8 साल के बाद उसको स्वास्थ्य का संकट आ सकता है। उसके बाद एक नियम आता है जिसमें वो कहते हैं कि शुभ ग्रह भी 6, 8, 12 में हो, मतलब शुभ ग्रह भी छठे, 8वें और 12वें में जाकर के बैठ जाए, वक्रीय तथा पाप ग्रहों से दृष्ट हो। कुंडली में सभी शुभ ग्रह, यहाँ पर एक शुभ ग्रह की बात नहीं समझिएगा, सभी शुभ ग्रहों को आना पड़ेगा। ठीक, सभी शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, तो हमने इसके लिए ग्रहों की चर्चा कर रखी है, हमारा पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पता चलेगा। तो सभी शुभ ग्रह जब 6, 8, 12 में बैठे हों तो आप देखेंगे, और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, उनको पाप ग्रहों की दृष्टि लग रही हो, तो फिर आप देखेंगे कि जो बच्चे को 1 महीने के अंदर स्वास्थ्य का संकट आ सकता है। इसकी एक संभावना बन जाती है स्वास्थ्य का संकट आने के लिए। इसके बाद एक बहुत विशेष कॉम्बिनेशन है, यह सामान्य बालारिष्ट योगों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या बात है, इसमें सूर्य का प्रयोग हो गया है। तो ये कहते हैं कि सूर्य, मंगल और शनि यदि पंचम भाव में हो या 12 भाव में हो, 9वें भाव में हो और 8वें भाव में हो, यानी कि सूर्य, शनि और मंगल 5वें, 8वें, 9वें और 12वें भाव में यदि एक साथ आ गए हैं तो यह भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य का संकट उसको पैदा हो सकता है। जरा सोचिए, सूर्य, मंगल दोनों अग्निकारक ग्रह, और किसी एक ही भाव में बैठ जाएंगे तो किसी एक ही अंग को बहुत ज्यादा ऊष्मा प्रदान कर देंगे, और जब यदि वहां पे बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी तो वह अंग फेल हो सकता है। तो पंचम भाव पेट के लिए समस्या दे सकता है। इसी प्रकार से अन्य भाव को भी समझिए। और जब चूंकि ये सूर्य, शनि, मंगल यह तीनों एक साथ जुड़ गए तो जिस भी भाव में जा रहे हैं उस भाव में वो विशेष खेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि यदि उस भाव का अधिपति मजबूत स्थिति में है या यह तीनों स्वग्रही हो गए हैं, वहां पर कोई भी इनमें से एक स्वग्रही हो गया है, तो आप इस दोष को मत गिनिएगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यह देखना है कि यह 3 ग्रह तो बैठ रहे हैं, मगर उसके बाद उस भाव का अधिपति यदि कहीं बली है तो वह दोष को संभाल लेगा। ऐसा जो अगला नियम आता है वो आता है लग्न और अष्टम भाव में। लग्न में या अष्टम भाव में मंगल बैठा हो और मंगल बैठ करके पाप ग्रहों से देखा जाता हो, यानी उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि लग रही है। पाप ग्रहों की दृष्टि लगने के बाद आप यह देखेंगे कि यह भी बच्चे को जीवन में कोई विशेष स्वास्थ्य संकट दे सकता है। किस प्रकार का स्वास्थ्य संकट होगा, वह कैसी राशि है,
वह किस तत्व की राशि है, उस राशि के हिसाब से आप देखेंगे कि जीवन में समस्या आ जाती है। अगला जो नियम है वह है कि लग्न या अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो यह मंगल भी बच्चे के लिए 24 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए कई बार, हमेशा नहीं मगर कई बार, बहुत बड़ी समस्या, स्वास्थ्य की समस्या खड़ा कर सकता है। यह याद रखिए कि यहाँ पर भी हमें स्वग्रही का, उच्च के नियम को ख्याल रखना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि जिस भाव में यह मंगल बैठ गया है उस भाव का स्वामी यदि बली है तो फिर वो संभालेगा, क्योंकि भाव का स्वामी अपनी स्थिति को संभालेगा, मगर वह भाव का स्वामी अपनी स्थिति को नहीं संभाल पाएगा, वहाँ कमजोर हो जाएगा, तो यह बालारिष्ट योग बहुत प्रबल हो जाता है और व्यक्ति को कोई व्याधि, बड़ी व्याधि दे देगा। अब व्याधि का इलाज हो जाता है, कोई भी व्याधि, बच्चे को रोग लग गया तो उसकी इलाज हो जाता है ना, मगर व्याधि पकड़ सकता है, इसकी संभावना बनती है। इसके बाद एक चीज बहुत विशेष है, हमारे यहाँ जो हमारा ज्योतिष है उसमें संधि काल को बहुत महत्व दिया गया है। संधि काल जैसे संध्या काल है, सवेरे का, भोर में, शाम का संध्या काल, ब्रह्म मुहूर्त, यह सब बड़े विशेष कालखंड हैं। इसके साथ साथ जो इक्विनॉक्स डे है उसको देखिए, संक्रांति है उसको देखिए, महीने का शुरू होना, महीने का खत्म होना, पक्ष का खत्म होना और पक्ष का शुरू होना, यह सब जो है एक प्रकार से संधि का काल होता है। और इस संधि के काल में प्रकृति अपने आप को संतुलित कर रही होती है और संतुलित करते हुए कई बार चीजें परिपक्व नहीं हो पाती। जब चीजें परिपक्व नहीं हो पाती है तो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। ये चीज बड़ी समझने की है। परिपक्वता जो होती है सामान्य, वह संधि काल में कम हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है संधि काल में हरि भजन करने के लिए, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में हरि भजन करने की बात कही जाती है, संध्या काल में हरि भजन करने की बात कही जाती है। तो वह हरि भजन इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे पाप मिटे। तो यह याद रखिए कि ग्रहण काल में, यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ग्रहण काल में, ग्रहण का समय है, ग्रहण का काल भी अपने आप में एक संधि का ही समय होता है, उसको भी हम लोग संधि के जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो ग्रहण का काल हो, चंद्रमा, सूर्य और राहु एक साथ एक राशि में बैठे हों, किसी भी राशि में जाके बैठे हों, लग्न पर शनि और मंगल की दृष्टि लग जाए, लग्न पर दो पाप ग्रहों की दृष्टि लग गई, तो फिर यह भी बहुत कष्टप्रद हो जाता है, यह भी बच्चे के जीवन में कष्ट बढ़ा देता है। इसके साथ साथ अगला नियम देखते हैं। तो शनि दशम भाव में बैठा हो, चंद्रमा छठे भाव में बैठा हो, मंगल सातवें भाव में बैठा हो, तो माता के साथ बच्चे को कष्ट हो जाता है, मतलब माता को भी कष्ट हो जाता है, बच्चे को भी कष्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मतलब शनि दशम भाव में बैठा होगा और मंगल सातवें भाव में बैठा होगा और चंद्रमा छठे भाव में बैठा होगा, ऐसे कंडीशन दिख जाए तो मतलब इसमें बच्चे को भी स्वास्थ्य का संकट आ रहा है और माता को भी किसी प्रकार का स्वास्थ्य का संकट आ रहा है। कंडीशन अप्लाइड, यहाँ पर लग्नेश को देखना पड़ेगा, लग्नेश अगर प्रबल है तो चीजें संभाल लेगा, मगर लग्नेश कमजोर हो जाएगा तो फिर समस्या आ जाती है। या केंद्र में कोई शुभ ग्रह आ गया तो वह संभालने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ जो अगला बालारिष्ट योग है वह आता है, लग्न में शनि बैठा हो, आठवें भाव में चंद्रमा हो, तीसरे भाव में गुरु हो, तो यह भी समस्या कर देता है। याद रखिएगा, लग्न में शनि बैठा हो, चंद्रमा आठवें भाव में बैठा हो और गुरु तीसरे भाव में चला जाए, ठीक। इसके बाद जो अगला बालारिष्ट योग है जो बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है वह है कि प्रथम भाव या नवम भाव में सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो सातवें भाव में, गुरु बैठता हो 11वें भाव में, गुरु और शुक्र दोनों बैठते हो 11वें भाव में, और ऐसा योग अगर आपको दिख जाए तो इसमें भी बच्चे को अचानक से कोई विशेष समस्या आ सकती है। इसके साथ साथ जो अगला बालारिष्ट योग है वह है कि 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए या सभी ग्रह बैठ जाए तो वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान कर रहे होते हैं, ठीक।
तो 12वें भाव में अगर सभी ग्रह बैठे हों तो ये विशेष रूप से परेशानी कर देते हैं। ठीक, इसके साथ साथ सूर्य, चंद्र, शुक्र, राहु, यह 4 ग्रह यदि 12वें भाव में बैठे हैं, याद रखिएगा 12वें भाव में सूर्य, चंद्र, शुक्र, राहु अगर बैठे हों तो यह भी जीवन में समस्या खड़ी कर देते हैं, बच्चे को स्वास्थ्य का संकट दे देते हैं। मगर यह याद रखिए 12वें भाव पर यदि इन 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, ये बैठे नहीं है 12वें भाव में मगर इनकी दृष्टि पड़ती हो, तो फिर ये अरिष्ट को भंग कर देते हैं। मतलब कठिन से कठिन अरिष्ट लगा हुआ है, अगर इन 4 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि लग गई 12वें भाव पे तो यह अरिष्ट को भंग कर देगा, ये याद रखिएगा। तो देखिए जब वो खुद बैठ रहे हैं तो अरिष्ट हो जा रहा है, मगर उनकी दृष्टि 12वें भाव पे लग जा रही है तो फिर वह दृष्टि शुभ कर रही है, वो अरिष्ट को काट देती है। मतलब अगर कोई छोटा मोटा अरिष्ट कहीं और होगा तो उसको सही कर सकती है, ऐसी शक्ति इसमें है, इस योग में। अगला जो योग आता है अरिष्ट योगों का वह है पाप युत चंद्रमा। चंद्रमा पाप युत मतलब पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ चंद्रमा, और कहाँ बैठा हो, पहले भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, और शुभ ग्रह नहीं देखता हो, कोई भी उसको शुभ ग्रह न देखता हो तो वह भी कष्ट दे देता है। ठीक, इसके साथ साथ संध्या काल हो, चंद्रमा की होरा हो, गंडांत हो, गंडांत भी होना चाहिए, और चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ, चंद्रमा और पाप ग्रह केंद्र में बैठे हों तो यह भी एक प्रकार से विशेष अरिष्ट कारक योग है। एक अगला अरिष्ट योग आता है कर्क लगन वालों के लिए कि कर्क लग्न हो और सभी पाप ग्रह 10वें भाव से लेकर के 4th भाव में ऊपर, नॉर्थ इंडियन कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो सभी ऊपर दिखेंगे वह, और सभी शुभ ग्रह नीचे आ गए हों तो फिर यह भी अरिष्ट कारक हो जाता है, ऐसा भी एक योग है। इसके साथ साथ 12वें, 6ठे, 8वें और दूसरे भाव में पाप ग्रह अगर बैठे हों, ये याद रखिएगा 12वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, दूसरे भाव में यदि पाप ग्रह हो तो वह भी कष्ट दे देते हैं बच्चे को। जल्द से जल्द वो कुछ ना कुछ, यदि इनका समय महादशा लग जाएगी या इनका कुछ ट्रांजिट आ जाएगा तो ये परेशान कर देंगे। इसके बाद एक बहुत विशेष योग आता है कि लग्न के आगे पीछे यानी दूसरे भाव में, 12वें भाव में लग्न जो है पाप ग्रहों के बीच हो जाए तो यह भी एक प्रकार का बालारिष्ट योग है। और इसके लिए समझ लीजिए कि यदि जो ये दोनों ग्रह जो पाप ग्रह बन के लग्न के आगे पीछे हैं और लग्न को उन्होंने पकड़ रखा है, लग्न के आगे पीछे हो गए हैं, यानी कि एक प्रकार से पाप कर्तृ योग जैसा हो गया है। इस पाप कर्तृ योग में ज्यादा खतरनाक पाप कर्तृ योग वह होता है कि पापी ग्रह द्वितीय भाव से जा रहा हो लग्न की तरफ और दूसरा पापी ग्रह द्वादश भाव से आ रहा हो लग्न की तरफ, यानी कि आपको जो सेकंड कस्प में बैठा हुआ पापी ग्रह है वह वक्री होना चाहिए। अगर वह वक्री हो गया तो फिर वह क्या हो रहा है, वह तो प्रथम भाव की तरफ आ रहा हो, मतलब कैंची के जैसे काटने की कोशिश कर रहा है, तो वह लग्न की शक्ति को समाप्त कर रहा होता है। इसमें यदि लग्नेश बली हो जाएगा तो फिर बात बन जाएगी, लग्नेश बली नहीं होगा तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, अगला जो बालारिष्ट योग है वह है कि पहले और 7वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो, पहले और 7वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो और चंद्रमा भी पाप युक्त हो। पहले और 7वें में कोई पाप ग्रह बैठ गया और चंद्रमा भी पाप ग्रह के साथ बैठ गया, शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, चाहे लग्न पे चाहे इन दोनों पे शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, तो आप ये समझ लीजिए कि यह भी एक प्रकार का बालारिष्ट योग हो गया, एक अरिष्ट योग हो गया। साथ ही साथ क्षीण चंद्रमा लग्न में बैठा हो, क्षीण चंद्रमा का अर्थ यह हो गया कि अमावस्या से 4 दिन आगे 4 दिन पीछे का समझिएगा विशेष रूप से। वैसे कृष्ण पक्ष सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष सप्तमी तक का जो करीब 15 दिन का कालखंड है, इसमें विशेष चंद्रमा क्षीण होता जाता है। अमावस्या के दिन सबसे क्षीण, मतलब दिखता ही नहीं है, वो सबसे पाप चंद्रमा होता है। तो क्षीण चंद्रमा का जो विशेष है कि जहां पर
अमावस्या जिस राशि में हो रही है उससे आगे पीछे की राशि तक के है, तो विशेष रूप से क्षीण मानिए। तो क्षीण चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा लग्न में बैठा हो और पाप ग्रह केंद्र में बैठे हो या 8वें भाव में बैठते हो, यानी क्षीण चंद्रमा लग्न में बैठता हो, पाप ग्रह केंद्र या 8वें भाव में बैठते हो, तो यह एक प्रकार से बालारिष्ट योग हो गया। फिर चंद्रमा पाप ग्रहों के बीच बैठा हो, चंद्रमा क्षीण है, पाप ग्रहों के बीच बैठा है, और कहाँ बैठा है? 7वें, 8वें, 12वें भाव में। 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठ गया है, तो वह भी एक प्रकार से तकलीफ दे देगा। फिर 2 पाप ग्रहों के बीच चंद्रमा लग्न में, एक पाप ग्रह 7वें और 8वें भाव में हो, तो माता को भी कष्ट दे देता है। यानी कि 2 पाप ग्रह के बीच में चंद्रमा बैठा हो, यानी जो पाप कर्तृ योग हम लग्न में बात कर रहे थे, अब वह पाप कर्तृ योग चंद्रमा के आगे पीछे लग जाए, और इसके साथ उसके साथ साथ एक पाप ग्रह 7वें 8वें भाव में हो, तो यह माता को भी कष्ट दे देता है। सिंपल सी बात है। इसके बाद द्रेषगाण या सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, द्रेषगाण या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और चंद्रमा लग्न में क्षीण हो, तो भी यह बालारिष्ट योग हो गया। यानी कि हमने आपको बताया कि द्रेषगाण का हमने आपको एक पहले वीडियो बना रखा है, द्रेषगाण किसको कहते हैं आपको बता रखा है, तो वीडियो आप वहां पर देख लीजिएगा। इसके अलावा सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और चंद्रमा लग्न में क्षीण होकर के बैठा है, तो यह भी कई बार बच्चे के लिए बालारिष्ट योग जैसा हो जाता है। अगला जो योग है वह है जन्म लग्न से सब ग्रह निर्बल होकर अपोक्लिम भाव में चले जाएं। जन्म लग्न से सभी ग्रह निर्बल होकर अपोक्लिम भाव में हो, तो भी बच्चे को 2-4 माह में कोई विशेष शरीर का कष्ट, स्वास्थ्य का संकट आ सकता है। ठीक, तो अपोक्लिम भाव क्या है उसके बारे में हमने आपको पहले बता रखा है। तो आज का जो हमने वीडियो आपको बताया, ये जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो में हमने ये चर्चा करने की कोशिश की कि बालारिष्ट योग के बारे में बृहद पराशर होरा शास्त्र का क्या विचार है। अब बृहद पराशर होरा शास्त्र का जो यह मैंने विचार बताया, यह भी पूरा नहीं बताया। आज का हमने इतना ही वीडियो बनाया है, इसके बाद हम आगे और भी चर्चा करेंगे। बालारिष्ट योगों की ही अभी पूर्ण चर्चा नहीं हुई, इसके आगे भी योग हैं, उस पर भी हम आगे कभी वीडियो बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने आपको पहले ही बोल दिया कि अब तो बालारिष्ट योगों पर चर्चा हुई है, फिर इन बालारिष्ट योगों के भंग होने के नियम भी आते हैं। तो जब ये भंग होंगे तो ये सारे नियम फिर कटते भी चले जाते हैं। उसके बाद जो बचा रहे, तो वहां पर आप समझिए कि वह विशेष रूप से बालारिष्ट योग है। वहां पर कोई विशेष बच्चे को समस्या है, तो वहां पर माता पिता को सावधान रहना चाहिए। ख्याल यह भी रखना चाहिए कि माता पिता की अपनी कुंडली में यदि पंचम भाव प्रबल है, संतान सुख प्रबल है, तो बालारिष्ट योग का उतना महत्व नहीं रहेगा। मगर हाँ, माता पिता की अपनी कुंडली में भी यदि संतान सुख में कोई ग्रह बाधा डाल रहा है या उनका पंचमें क्षीण है, कहीं न कहीं पाप प्रभाव में है, तो फिर यह नियम लग जाते हैं। इसके अलावा भाइयों की कुंडली देखनी चाहिए, जो ठीक पहले और ठीक बाद के बच्चे हैं, जो बड़ा बच्चा है और जो छोटा बच्चा है, उसकी भी कुंडली से आपको बालारिष्ट को समझना चाहिए। तो जब भी किसी के बारे में अरिष्ट का विचार करें, तो कम से कम परिवार के 3-4 सदस्यों को भी कुंडली देखने के बाद ही, फिर उसको पूरे विवेक को प्रयोग करने के बाद ही वहाँ पर कुछ कहा जाना चाहिए। मगर हाँ, यह बालारिष्ट योग जो है बृहद पराशर होरा शास्त्र में अगर मेंशन है तो इसका अपना महत्व है, और हमने कई जगह पर इसको सही होते देखा है, और यह जो है दिख जाता है कई बार। और इसमें जो विशेष बात ख्याल रखने की है कि 24 साल की उम्र से पहले का यदि कोई व्यक्ति आया है, तो फिर आप जो है बालारिष्ट योगों को देखिए। तो बालारिष्ट योगों का जो विशेष महत्व है, आपको यह देखना है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसको वहाँ से जानना है। स्वास्थ्य कई विशेष गंभीर समस्या लग सकती है, और वह समस्या न लगे, इसके लिए ही बालारिष्ट योगों को जानना चाहिए और उसको समझना चाहिए। यदि किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा है, तो उसके लिए जो है थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और उसको जरा सा भी कोई समस्या हो तो
तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो आज का एक वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। धन्यवाद, नमस्कार।